Features of the Indian Constitution Part 2 and the next feature is rigid as well as flexible. So इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, वो फ्लेक्सिबल भी है. अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जिनको अमेंड करना बहुत बहुत मुश्किल है. उनको अमेंड करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, कुछ स्पेशल प्रोसीजर है जिसके थ्रू उसको अमेंड किया जाता है. जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है. दूसरी तरफ जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको एक कानून बदल दिया, वैसे अमेंड किया जा सकता है. जैसे मान एक सिंपल कानून को बदल दिया, वो इतना ईजी है अमेंड करना, इसलिए वो फ्लेक्सिबल है. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का ब्लेंड है. हमारे यहाँ पे कुछ प्रोविजंस को सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अमेंड किया जा सकता है, कुछ प्रोविजंस को स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू. तो इसका मतलब अमेंडमेंट दो तरह का हो गया. अब बाद में चैप्टर्स में इसको अच्छे से पढ़ोगे, जो अमेंडमेंट का पूरा चैप्टर आएगा आपको. लेकिन यहाँ पर हम फीचर्स पढ़ रहे हैं तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं. तो अमेंडमेंट दो तरह से होती है. एक होती है सिंपल मेजॉरिटी से, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी. और स्पेशल मेजॉरिटी को बोलते हैं हम आर्टिकल 368. याद रखिए, बहुत सारे कैंडिडेट को ये कन्फ्यूजन होती है कि सिर्फ आर्टिकल 368 के अंदर जो है वो अमेंडमेंट होती है. लेकिन याद रखिए, जो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू किसी भी प्रोविजन को अमेंड किया जाएगा वो आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आता है. एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी. तो सिंपल मेजॉरिटी मतलब हाफ प्लस 1, उससे 51% आ गया, राइट. वो वैसे सिंपल मेजॉरिटी होगी. स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब है? स्पेशल मेजॉरिटी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. देखिए, मान लो किसी दिन लोकसभा में किसी एक प्रोविजन की अमेंडमेंट के लिए वोटिंग चल रही थी. तो अब आपको पता है लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 543. तो 543 को अगर हम हाफ करेंगे तो आता है 271, राइट. तो उसकी मेजॉरिटी कितनी होगी? 272 रख के चल लेते हैं, ठीक है. और उस दिन किसी कारण से, क्योंकि सबके सब मेंबर्स तो अवेलेबल नहीं होंगे, हमने मान लिया कि उस दिन 460 मेंबर्स यानी 460 मेंबर्स जो थे वो प्रेजेंट थे और वो वोट कर रहे थे. अब उन्होंने प्रेजेंट भी थे और उन्होंने वोट भी किया, राइट. तो 460 मेंबर्स ने वोट किया. अब हमने जब वोट काउंट किए तो हमने देखा कि अमेंडमेंट हो इसके पक्ष में 290 वोट्स हुए हैं. कितने वोट्स हुए हैं? 290 वोट्स. तो अब आप देखो कि जो 543 है उसका हाफ तो ठीक हो रहा है, क्योंकि उसका हाफ है 271. उससे ज़्यादा तो वोट हो रहे हैं. लेकिन ये जो 460 है, 460 मेंबर्स है ना, इसका 2/3 करना पड़ेगा. और 460 का 2/3 आता है 306. मतलब वोटिंग कम हुई है. तो स्पेशल प्रोविजन जो है, स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू ये वोटिंग कैंसिल हो जाती है. ये अमेंडमेंट नहीं होगी क्योंकि वोट नहीं हुआ है. तो अब इसका मतलब क्या है कि स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि उस हाउस में जितने टोटल मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, और जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए. तो इस केस में जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, इस केस में जितने टोटल मेंबर्स हैं 543, उनकी मेजॉरिटी तो हो रही है क्योंकि 290 वोट्स हैं. लेकिन जो मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी को ये एग्जाम्पल सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि वो कितनी है? 306. वोट पर हैं 290. तो ये स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ये अमेंडमेंट नहीं होगा, राइट. ये अमेंडमेंट कैंसिल हो जाता है. इसके अलावा एक और अमेंडमेंट का प्रोसीजर भी है, स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर ही आता है. वो आता है जब कोई भी ऐसा प्रोविजन है जो स्टेट से रिलेटेड है. तो जब वो स्टेट से रिलेटेड है तो वो स्टेट की जो असेंबलीज हैं उनके पास जाता है. तो कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो अमेंडमेंट के लिए जिनको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, तो पहले तो पार्लियामेंट से वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होंगे, फिर वो स्टेट्स के पास जाएंगे, और जैसे ही हाफ ऑफ द स्टेट्स उसको रेटिफाई करेंगे वैसे ही वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा. तो कितने? मतलब हाफ ऑफ द स्टेट्स उसको पास करने चाहिए, राइट. तो ये था हमारा रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको अमेंड करना ना तो ज़्यादा ईजी है ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. कुछ वो प्रोविजंस पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है. नेक्स्ट फीचर इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फीचर है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट है वो कौन सी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ. धीरे धीरे जैसे आप इस बुक में आगे बढ़ते चलेंगे, इस पॉलिटी की सीरीज में आपको चीज़ें वैसे ही समझ आती चलेंगी, लेकिन ओवरव्यू ले लेते हैं, राइट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का
लेना हमारे लिए क्यों ज़रूरी था उस टाइम पे जब हमें आज़ादी मिली। तो हमें पता है हमें आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स से। तो ब्रिटिशर्स का जो सिस्टम था वो लगभग 200 सालों से हमारे ऊपर था, तो उसी सिस्टम की हमें आदत हो गई थी। तो एक नया सिस्टम अडॉप्ट करना ये लॉजिक नहीं बनता था, क्योंकि उस टाइम पे ना तो हम इकोनॉमिकली इतना एडवांस थे, ना लोगों को उतनी समझ थी, क्योंकि उतनी एजुकेशन उतनी लिटरेसी थी नहीं। तो हमारे फोर फादर्स ने डिसाइड किया कि जो चल रहा है जैसे हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिशर सिस्टम से उठा लिया। अब इस मॉडल को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नेंस भी बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है वो जिस जगह पर है वो उस जगह का नाम वेस्टमिंस्टर है, राइट। तो हम उसे बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल, क्योंकि पार्लियामेंट वहाँ पर है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको जब आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हम बात करते हैं पार्लियामेंट मतलब इंडिया वाली, प्रेसिडेंशियल मतलब अमेरिका। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट सबसे बड़े होते हैं और उनका सिस्टम भी वैसा है। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं। रियल पावर किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में। तो इन दोनों गवर्नमेंट में फ़र्क क्या है? इन दोनों गवर्नमेंट में जो एक मेन फ़र्क आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। हमारे यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हम चुनते हैं एमपी जाते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, पर हम जो चुनते हैं वो जाते हैं लोकसभा में। लोकसभा के एमपी वही लोकसभा बनाते हैं, तो लेजिस्लेचर उन्हीं से बनी, उन्हीं से मिनिस्टर्स निकल के आते हैं, तो वही एग्जीक्यूटिव बन गया। तो वही एग्जीक्यूटिव का पार्ट प्ले कर रहे हैं, वही उनमें से कुछ एग्जीक्यूटिव हैं, उनमें से ही बाकी सब लोग मिलके लेजिस्लेचर बना रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या है? कोऑर्डिनेशन। और यही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। अमेरिका में वो चुनते हैं एमपी, वो ठीक है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बनेंगे, जैसे इस टाइम पे बाइडन है वहाँ के प्रेसिडेंट, तो बाइडन ने जो अपने मिनिस्टर चूज़ करने हैं वो किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट के बाहर का हो सकता है, गवर्नमेंट के अंदर का भी हो। स्पेशली वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग लोगों को चूज़ करते हैं। जैसे मान लिया उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई इंसान चाहिए, कोई मिनिस्टर चाहिए, तो वो उसके एक्सपर्ट वाली फील्ड को उठा के ले आएंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि एमपी होना चाहिए वहाँ के, राइट। तो ये डिफरेंस है दोनों में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो हमने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली थी वो ली थी ब्रिटिशर्स से। अब ब्रिटिशर्स की भी हमने पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं करी, इसमें दो डिफरेंसेस, और ये पेपर में आता है कि इसमें दो डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। पहला इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडिया की जो पार्लियामेंट है इज़ नॉट अ सोवियन बॉडी लाइक अ ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि हम संविधान से बंधे हुए हैं। लेकिन जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत फ्लेक्सिबल है, ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है वो बहुत स्ट्रांग है, हमारी उतनी स्ट्रांग नहीं है। याद रखिए, आर पार्लियामेंट इज नॉट दैट मच सोवियन लाइक अ ब्रिटिश पार्लियामेंट, सो आर पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवियन बॉडी लाइक अ ब्रिटिश पार्लियामेंट। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वी हैव रिपब्लिक हेड। मैंने रिपब्लिक हेड का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे जो हेड हैं वो चूज़ किए जाते हैं, लोग उनको इलेक्ट करते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स में कैसे होता है? राजा रानी, तो वो मोनार्की है वहाँ पर। हमारे यहाँ पे रिपब्लिक हेड हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इनडायरेक्टली ही सही लेकिन चूज़ किए जाते हैं, राइट। अब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके कुछ फीचर्स हैं। उसके फीचर्स क्या हैं? कि जो भी हेड हैं वो नॉमिनल हैं और रियल एग्जीक्यूटिव है। द प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। जैसे जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, रियल पावर प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक फीचर है। सेकंड फीचर, मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है। हमारे यहाँ पे वैसे ही होता है ना, जिसको मेजॉरिटी आती है इलेक्शंस में वो रूल करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लीडरशिप ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। सेंटर में प्राइम मिनिस्टर रूल करते हैं, स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर, वो रियल हैं, रियल एग्जीक्यूटिव्स हैं, राइट। इसके बाद जो मेंबरशिप होती है मिनिस्टर्स की, वो मतलब मेंबरशिप द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर में उनकी मेंबरशिप होती है, राइट। एमपी जाएंगे तो वो लोकसभा में या राज्यसभा में होंगे, एमएलएज होंगे तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगे अगर स्टेट्स में है तो। ये आप आगे बढ़ते चलेंगे। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। यस, सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्जीक्यूटिव्स आर रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर, क्योंकि एक्चुअली होते भी वही हैं, लेकिन वो आप बाद में पढ़ोगे भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि बेसिकली एग्जीक्यूटिव आर मोर
रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स लोकसभा, ये आप आगे पढ़ोगे, राइट। फिर डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, कोई भी एक हाउस जो है वो उसका डिसोल्यूशन हो सकता है, वो भंग हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा भंग हो जाती है, सरकार गिर जाए तो लोकसभा भंग हो जाएगी। ये भी एक फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का।